वेलकम टू speedearning.in। हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में आज समझेंगे। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल मीन्स साझा। जब कुछ लोग मिल के पैसा इकट्ठा करें और लगाएं तो वो कहलाएगा साझा कोष, म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड लोगों को लगता है कि सीधा शेयर्स में ही पैसा लगाते हैं। नहीं, बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ऐसा टर्म है कि इकट्ठा करके पैसे को किसी भी एसेट क्लास में लगाएंगे तो वो म्यूचुअल फंड ही कहलाएगा। तो म्यूचुअल फंड असेंशियली सिर्फ इक्विटी के फंड्स होते हैं ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के चार टाइप होते हैं। इक्विटी फंड होता है, डेट फंड होता है, लिक्विड फंड होता है, गिल्ट फंड होता है। तो डेट, लिक्विड और गिल्ट में फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया जाता है। अब म्यूचुअल फंड इंडिया में कब से है? पहले यूटीआई था, यूटीआई के थ्रू ही म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट हुआ करते थे। 92 के बाद से पहली बार प्राइवेट कंपनीज को या बैंक्स को म्यूचुअल फंड लाने की इजाज़त मिली और तब से कई कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंडिया में आई और उन्होंने अपने तरीके से अपना काम करना शुरू किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बावजूद उसके 92 से लेके 2017 तक 25 साल गुजर चुके हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में जानने वाले लोगों का परसेंटेज कम है। अभी काफ़ी एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है जिसमें आप एक टैग लाइन सुन रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है या एसआईपी सही है। तो धीरे 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 लोग फैमिलियर होते चले जा रहे हैं। एक्चुअली 2-3 साइकिल गुजरने पे ही यकीन आता है कि चीज़ें कैसे काम करती है और कैसे इस तरह की एसेट्स आपके पैसे को कम और ज़ीरो नहीं करती है। फाइनली ये आपको देखने को मिल गया है। तो 92 में, 95 में, 2000, 2004, 2008, 2015, 16 ये तेज़ी के साइकिल आते जाते गए। धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन फैली है क्योंकि सन 2000 के बाद से तो पहली बार हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का नेटवर्क इतना तगड़ा बना। उसके पहले तो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे बस। टीवी में इतने न्यूज़ चैनल्स नहीं थे। टीवी चैनल्स तो कब से हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल्स इतने सारे बहुत बाद में आए। फिर मोबाइल आया, मोबाइल के साथ इंटरनेट आया, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह आए हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल अब जाके पिछले 4-5 सालों से हमारी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से एंटर कर रहा है। जैसे जैसे वो सूचना हमारी ज़िंदगी में घुसेगी वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए अब जैसे लोग सुनते तो हैं म्यूचुअल फंड, और ऐसा उनको लगता भी है कि उस शब्द से वो अपरिचित नहीं है। उस शब्द के बारे में सुना है पर इतने भी परिचित नहीं है कि उसका इस्तेमाल कर सकें। तो कई बार लोग इस शब्द को सुनते सुनते उनको 4-5 साल गुजर गए हों, 2-4 साल गुजर गए हों, तब तक शुरुआत भी नहीं कर पाए। शुरुआत में अगर आपको लगा कि हमको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से खरीदना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी बैंक में जाते हैं और वहाँ से डायरेक्टली म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाते हैं, उसके पास से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड की खरीदी हो सकती है। इसके लिए एक ही फॉर्मेलिटी है, केवाईसी, नो योर क्लाइंट करके एक फॉर्मेलिटी होती है जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। एक बार आपका केवाईसी बन जाता है तो म्यूचुअल फंड आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप उस पर्टिकुलर स्कीम के नाम से चेक देते हैं, इसलिए आपके पेमेंट का कोई मिसयूज होगा इसके चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब अगर आप HDFC का, ICICI का, SBI का या फ्रैंकलिन का म्यूचुअल फंड स्कीम खरीद रहे हैं तो आप उसके नाम से चेक बना रहे हैं। आप लिख रहे हैं कि HDFC मिड कैप 200, उसके नाम से चेक बनाया आपने, तो उस स्कीम के पास ही वो पैसा जा सकता है, नहीं तो उस चेक का कोई यूज़ नहीं है। जब आपका म्यूचुअल फंड बेचा जाएगा, इसको बोलते हैं रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन भी आपने किसी की जगह से खरीदा हो, किसी बैंक से, किसी एजेंट से खरीदा हो, आप उसको बेच कहीं पे भी सकते हैं। जैसे ही आप अपना फोलियो नंबर एक होता है, जैसे अकाउंट नंबर होता है बैंक में, ऐसे म्यूचुअल फंड में फोलियो नंबर होता है। तो उस फोलियो नंबर से आपके फंड की सारी डिटेल्स होती है। आप उसमें से जितनी यूनिट चाहें बेच सकते हैं। उस पर अगर कोई एग्जिट लोड लगने वाला है 1 साल के पहले पहले अगर हमने किसी स्कीम को बेचा, ये सब ज़रूरी नहीं, कोई जनरल नियम नहीं है, पर मैं आपको ऐसे आइडिया दे रहा हूँ कि 1 साल के पहले पहले बेचने पे कुछ स्कीम्स में 1% का एग्जिट लोड हो सकता है, तो वो 1% आपका कट जाएगा। और म्यूचुअल फंड एजेंसीज, जो एजेंसी बेच रही है म्यूचुअल फंड्स को,
उनका कमीशन काफ़ी कम है, तो यहाँ पे आपको अपना रिटर्न पूरा मिलता है। अगर आप 3 साल रखने के बाद म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता है। तो म्यूचुअल फंड्स में एक टैक्स फ्री सोर्स आपको मिल जाता है और उसके साथ आप यहाँ पे काम करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को हमेशा ही प्रमोट किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन अवेयरनेस नहीं होने की वजह से कितनी ही सही चीज़ हो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लोग तो अपने हेलमेट लगाने को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ बिल्कुल और सिर्फ आपके ही लिए है उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा तब अवेयर होता है जब आसपास के 10-20 लोग वो चीज़ करने लग जाएं। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी यही बात है, धीरे धीरे अवेयरनेस फैलती जा रही है और एसआईपी के जरिए बहुत ज़्यादा पैसा अभी बाजार में आया है और इसने इंडियन इकोनॉमी को एक गजब की ताकत दी है। पहले ऐसी हालत थी कि एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही स्टॉक मार्केट को चलाते गिराते थे। अब उनकी टक्कर में म्यूचुअल फंड कंपनीज, हमारी अपनी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कंपनीज खड़ी हो गई है और इसमें एसआईपी का बड़ा रोल है। एसआईपी क्या करती है कि आप अपना टुकड़े टुकड़े में पैसा लगा सकते हैं। 2000 रुपया महीना, 1000 रुपया, इवन 500 रुपया महीना, 100 रुपया महीना तक की भी एसआईपी हुई थी। 500 वाली तो चलन में है, 1000 वाली तो अच्छी खासी चलन में है। तो आप हर महीने आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, उसकी यूनिट्स खरीदी जा रही है और बाजार के हिसाब से वो यूनिट बढ़ रही है, घट रही है, घट रही है, बढ़ रही है। अब जैसे ही किसी ने पूछा कि अच्छा म्यूचुअल फंड में तो पैसा कम भी हो सकता है ना, और सामने वाले ने जवाब दिया कि हाँ हो तो सकता है, तो इससे आगे कोई पूछा नहीं किसी ने और भाग गए उठ के। ये सबसे बड़ी परेशानी रही। हाँ म्यूचुअल फंड में पैसा कम हो सकता है, 10 रुपए का 9 रुपया हो सकता है, लेकिन आप किससे कंपेयर कर रहे हो? आप जिस भी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, या तो आप एफडी से कर रहे होंगे, फिक्स डिपॉजिट से, या आप इंश्योरेंस से कर सकते हैं। तो उस कंपैरिजन में आपको समझना होगा कि जब मैं 9 साल या 25 साल की बात कर रहा हूँ, तब तो फिर भूल जाइए कि म्यूचुअल फंड इतना कभी आपको निराश करेगा। क्योंकि अभी तक के चार्ट्स आप देखेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के, तो वो आपको सेटिस्फाइंग मिलेंगे, खास तौर पे एसआईपी में। तो क्योंकि इकट्ठा लमसम पैसा डालना होता है, 5000 10,000, उसमें तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने डाला, उसके बाद से अगले 3 साल तक बाजार गिर गया, नीचे 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 चला गया, 10 रुपए की एनएवी 4 रुपए हो गई और अभी तक 10 रुपए का भाव आया नहीं है। ऐसा 4-5 साल तक आपको झेलना पड़ जाए। अल्टीमेटली 9 साल में तो वो भी ठीक होने वाला है, 25 साल में तो होना ही होना है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि अगर एसआईपी किया तो बाजार के ऊपर नीचे जाने का आपका जो टेंशन है वो खत्म हो जाता। मार्केट की टाइमिंग कोई नहीं कर सकता, इसलिए आपने अपना रेगुलर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, फिर आप धीरे धीरे भूल भी गए। और क्या करते हैं आप, एसआईपी के फॉर्म में ईसीएस अलाउ कर देते हैं। तो ईसीएस अपने आप ही आपके अकाउंट से पैसा निकलता है, उस दिन यूनिट्स खरीदी जाती है, यूनिट्स आपके फोलियो में जमा हो जाती है। आपके पास क्वार्टरली स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। एनएवी अगर आपको चेक करनी है तो moneycontrol.com पे, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स है, म्यूचुअल फंड्स इंडिया, fundsindia.com, वहाँ पे एनएवी आप डेली देख सकते हैं। जैसे ही बाजार क्लोज होता है, बाजार की क्लोजिंग से पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन से एनएवी कैलकुलेट होती है हर एक स्कीम की, और वो एनएवी आप देखते रह सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे गिरती है। आप फंड के हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए, आपकी स्थितियां क्या है वो डिसीजन उस हिसाब से। बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि मुझे निकट भविष्य में अगर पैसे की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपकी बच्ची की सगाई हो गई, शादी करने वाले हो, तो 4 महीने बाद अगर शादी आने वाली है और अभी बाजार में कोई अच्छा लेवल दिख रहा है, तो एक बड़ा पार्ट तो बुक कर ही लेना चाहिए। छोटे पार्ट के लिए आप रुक भी सकते हैं और थोड़ा देख भी सकते हैं। तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से बात होनी चाहिए कि मैंने 1 लाख रुपया धीरे धीरे इन्वेस्ट कर दिया, अब मुझे 50,000 की ज़रूरत है, तो मैं 50,000 रुपया अपना धीरे धीरे बुक कर लूँगा पार्ट में और अपना काम कर लूँगा। उसके बाद मैं फिर से अपना री इन्वेस्टमेंट चालू कर दूँगा। जैसे जैसे पैसा आता जाएगा वो इन्वेस्टमेंट चलता जाएगा। हम इस बारे में और आगे भी बात करेंगे। आप और कौन से म्यूचुअल फंड्स खरीदने चाहिए, इसके लिए पहले भी हम लोगों ने आइडिया दिया है, आगे के फंड्स में और बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल तरीका बता दूं, आप moneycontrol.com पे म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे बेस्ट फंड्स टू बाय लिखा है,
लार्ज कैप फंड ऊपर लिखे हुए हैं, मीडियम स्मॉल कैप फंड नीचे लिखे हुए हैं। अगर आपको कम रिस्क में थोड़ा कम रिटर्न चलेगा तो लार्ज कैप फंड के बारे में सोचिए, वहाँ सेफ्टी ज़्यादा है। अगर हम SIP कर रहे हैं तो मीडियम स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि कितना भी उतार चढ़ाव उसमें आएगा लेकिन अल्टीमेटली रिटर्न कई गुना ज़्यादा मिलेगा। अब उनके कंपैरिजन को देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना शुरू कीजिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई तत्काल शुरू कर सकता है, और म्यूचुअल फंड से जो स्टॉक मार्केट पे आपका भरोसा बनेगा, उस पैसे से फिर आप आगे सीधे मैदान में आके दो दो हाथ कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में तो खैर ऐसी बात है कि आपको पैसा तो मिला लेकिन स्किल नहीं मिली। स्टॉक मार्केट में जब डायरेक्टली पैसा लगाते हैं तब आपको पैसा भी मिलता है, साथ में एक स्किल भी मिली है, एक करियर है पूरा, जो आप अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए दोनों का कंपैरिजन जब आप करें तो म्यूचुअल फंड में सेफ्टी ज़्यादा है, लेकिन स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स तो कई तरफ से आते हैं। एक्चुअली म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट का ही सही उपयोग है वो। जब लोगों के पास समय की कमी वो बताते हैं, समझ की कमी वो बताते हैं, तब म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट आपका पैसा लेके सही समय पे सही समझ के साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बाजार के उछाल का पूरा पूरा फायदा आपको दिलवाते हैं। तो बिल्कुल डरना छोड़ दीजिए, जितना हो सके जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जानना आपकी जिम्मेदारी है। टिकट लेना यात्री की जिम्मेदारी है, अगर आपने नहीं लिया तो चालान आपका बनेगा। इसलिए कभी भी जिंदगी में ये नज़रिया मत रखिए कि अरे मुझे पता ही नहीं, किसी ने बताया नहीं, मैं क्या करता। ये वाला नज़रिया फेलियर्स का होता है, आपका तो कतई नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।